हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कोरोना काल में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि SBI जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आ गई है, तो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है अभी सही समय है कि हम लोग शुरू कर दें। और क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो फिर तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि कैट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये डेफिनेटली जो है बैंकिंग एग्ज़ाम में भी हमें मदद करेगा। तो हम लोग देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52% मार्क्स एंड आशा स्कोर्ड 64% मार्क्स, है ना। एक एग्जामिनेशन में विष्णु जो है 52% मार्क्स स्कोर करता है और आशा 64%। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज़ 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज़ 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश, है ना। तो मार्क्स विष्णु जो है वो 23 मार्क्स लेस और आशा जो है 34 मार्क्स मोर स्कोर करती है किससे, रमेश से, है ना। तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84% मार्क्स। तो हमें बताना है कि गीता जो है कितना मार्क्स स्कोर करती है अगर वो 84% मार्क्स स्कोर करती है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि विष्णु जो है वो रमेश से 23 मार्क्स कम लाता है और आशा जो है 34 मार्क्स वो ज़्यादा लाती है। और विष्णु और आशा का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमको तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि विष्णु आशा से कितना कम ला रहा है या कितना ज़्यादा ला रहा है, क्योंकि आशा और विष्णु का परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि विष्णु जो है वो रमेश से 23 मार्क्स कम ला रहा है और आशा जो है रमेश से 34 मार्क्स ज़्यादा ला रही है। तो विष्णु और आशा के बीच में कितना का मार्क्स का डिफरेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, देखिए रमेश जो है वो विष्णु से 23 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है और आशा जो है वो रमेश से 34 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रही है ना। तो आशा और विष्णु का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही इसी मार्क्स का जो प्लस होगा, है ना। तो कितना 57 मार्क्स ना। आशा जो है विष्णु से 57 मार्क्स ज़्यादा ला रही होगी, क्योंकि आशा का और विष्णु का परसेंटेज भी दिया हुआ है ना। आशा जो है 64% ला रही है और विष्णु 52%। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12% का डिफरेंस है। 12% यही रिप्रेजेंट कर रहा है 57 को। तो हमको 84% निकालना है, 84%। तो ये जो है कितना मल्टीप्लाई होगा, ये 7। तो यहाँ भी हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7। तो 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 और 4 39। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें जॉन बाउट दिस सेम अमाउंट of rice and same amount of wheat as he had bought in अप्रैल, है ना। मई के महीने में जॉन जो है जितना कुछ गेहूँ और चावल ख़रीदता है उतना ही जितना वो अप्रैल में ख़रीदता है, बट स्पेंड 150 मोर ड्यू बट स्पेंड 150 मोर, है ना। लेकिन वो 150 रुपये ज़्यादा खर्च करता है मई के महीने में, है ना। क्यों, ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड वीट बाय 20% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, है ना। क्योंकि ये राइस का और वीट का, राइस की कीमत में और वीट की कीमत में क्रमशः 20% और 12% का इंक्रीमेंट हो जाता है। इफ़ John spent 450 on rice in April, then how did he spend on wheat in May, है ना। अगर जॉन जो है 450 रुपया अप्रैल में राइस पे खर्च करता है तो वह वीट पे मई में कितना खर्च करेगा, है ना। तो कितना खर्च बढ़ने के बाद, यानी बढ़ने के बाद वाला बोल रहा है कि वीट का बढ़ा हुआ प्राइस हमको बताना है। तो हम दो चीज़ यहाँ पे वो ख़रीद रहा है, वीट और राइस, है ना।
तो राइस पे जो है ये 450 रुपये स्पेंड करता है। ठीक, अब हमको पता है कि अप्रैल के महीना में और मई के महीना में, तो मई के महीना में वो 150 रुपये ज़्यादा खर्च करता है ना, 150 रुपये वो ज़्यादा खर्च करता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये राइस का प्राइस हमको दिया हुआ है 450 रुपये, वो अप्रैल में खर्च करता है, और राइस के प्राइस में इंक्रीमेंट कितना हुआ है 20% का। तो यहाँ पे ये कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है राइस पे यहाँ पे, तो इसका 20% कितना होगा 90, यानी 90 रुपया जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है वो राइस पे। तो बचा हुआ पैसा वो वीट पे ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, है ना, गेहूँ पे, यानी कि 60 रुपया वो जो है वो वीट पे 60 रुपया वीट पे खर्च कर रहा होगा, और ये 60 रुपया जो है वो 12% इंक्रीमेंट के बराबर है, तो यानी कि ये 12% को ही बता रहा होगा। तो 60 डिवाइड 12। अब चूँकि हमको मई का बताना है कि मई में वो वीट पे कितना खर्च कर रहा है, तो मई में कितना, यानी कि पहले वो अगर 100% होगा, अब 12% इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 112 हो जाएगा, है ना। तो 12 पंचे 60, तो 560, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, है ना। एक ग्रुप में जो है एक ग्रुप में 28% लोग यंग हैं, है ना, और बचे हुए लोग ओल्ड हैं। 65% ऑफ मेंबर्स आर लिटरेट्स एंड 25 ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, है ना। जो लोग थे उसमें से 65% जो है वो लिटरेट रहते हैं, और लिटरेट का 25% जो है वो यंग है ना। तो इसको हम बताएं, इसको पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले हम एक काम करते हैं इतना दूर तक में, तो 100 हम एज्यूम कर लेते हैं, तो 28 अगर यंग है तो 72 ओल्ड होगा, है ना, यंग और ओल्ड। और उसके बाद क्या था कि 65% अगर लिटरेट है, 65% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितना होगा, या नॉट लिटरेट, है ना, इलिटरेट या नॉट लिटरेट कितना होगा 35% होगा, है ना, 35 होगा, आउट ऑफ 100 35 होगा। अब हमको बोला है कि 25% ऑफ लिटरेट आर यंग, है ना, तो लिटरेट 65 है, तो इसका 25% कितना होगा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 25 मतलब 1/4, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16.25 जो है ये इलिटरेट यंग होगा, यानी कि बचा हुआ जो है 16.25 जो है वो लिटरेट होगा, तो बचा हुआ जो होगा वो इलिटरेट होगा, है ना। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड, यहाँ पे इलिटरेट कर लिया, क्योंकि कैट के क्वेश्चन में ऐसे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन था, तो उसके अकॉर्डिंग से हम लोग आंसर को ये आंसर हम लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इलिटरेट, ओल्ड इलिटरेट पीपल अमोंग द इलिटरेट इज नियरेस्ट टू, है ना। तो हमको बताना है कि ओल्ड इलिटरेट पीपल जो है टोटल इलिटरेट का कितना परसेंट होगा, है ना, अमोंग द इलिटरेट। तो इलिटरेट जो है, इलिटरेट यहाँ पे यंग इलिटरेट हम निकाल लेते हैं, यंग इलिटरेट कितना है, तो 75, इसमें लेस करेंगे तो 75 बचा, और यहाँ पे 7, तो 1 इतना जो है, इतना यंग इलिटरेट है, तो इसको हम इसमें हम लेस करते हैं 75, तो 25 इंटू 3 2, इतना ओल्ड इलिटरेट होगा 23.25 बाई ओल्ड इलिटरेट होगा, और टोटल इलिटरेट कितना है 35, यही पूछा है कि अमोंग द इलिटरेट, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे,
इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पॉइंट हम अगर उड़ाएंगे तो ये कट जाएगा, और इसको अगर हम 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 7 35, 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 4 7 छंग 42 3, तो 66% के अराउंड होगा। यही आंसर है। In a village, the production of food grains increased by 40%, है ना, and the per capita production of food grains increased by 25% during the certain period. Find the percentage of population has increased. तो हम लोगों को पता है कि अगर टोटल प्रोडक्शन को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा हो जाएगा, पर कैपिटा प्रोडक्शन हो जाएगा। पर कैपिटा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर टोटल प्रोडक्ट वही हमको पूछा है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना इंक्रीज़ किया है ना, ये पॉपुलेशन जो है कितना परसेंट वो इंक्रीज़ किया है। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम जो बताए हैं पहले भी कि हम जो है यहाँ पे क्या कर देंगे कि हमको जो है प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ किया है और पर कैपिटा जो है वो कितना इंक्रीज़ किया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनटू पॉपुलेशन इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन, है ना। तो अब जो है पर कैपिटा कितना इंक्रीज़ किया है, तो पर कैपिटा अब हम हमारा आसान हो गया क्वेश्चन। पर कैपिटा जो है वो 25% इंक्रीज किया, यानी 4 से 5 हुआ है। पॉपुलेशन हमको ये वाला रेशियो निकालना है, और हमको टोटल प्रोडक्शन कितना से इंक्रीज़ किया है, 40% से। तो यानी कि 5 से 7 हुआ है, 40% का मतलब 2 बाई 5, तो 5 से क्या हो गया, 7 हो गया। अब बस इसको हम ये जो है ये एक्स अगर वाई कर लें तो पहले एक्स पहले वाला पॉपुलेशन होगा और वाई बाद वाला पॉपुलेशन होगा। तो हम जो है इसको जब हम इधर जाएगा ये, तो ये 5/4 हो जाएगा, तो हमारा 25/28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कितना इंक्रीज़ किया है, 3 से, 3/25 इंटू 100 यानी कि 12% पॉपुलेशन में इंक्रीज़ किया है ना। और इस अ सेल्समैन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल्समैन सेल्स 2 काइंड्स ऑफ ट्राउजर्स, कॉटन एंड वुलन। अच्छा, इसको लास्ट में देखते हैं, पहले एक सवाल इसको देख लेते हैं। A space research company wants to sell its 2 products A and B. If product A is sold at 20% loss and B at 30% gain, the company will not lose anything, है ना। आगे देखते हैं। If the product A is sold at 15% loss and product B at 15% gain, the company will lose 6 million, है ना। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पर हम जो है क्या करें कि यहाँ पे एक चीज़ हम निकाल सकते हैं कि ये जो ए और बी का क्या कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको बता दिया है कि ए जो है 20% लॉस पे बेचा है और बी जो है 20% लॉस पे बेचा है और बी 30% गेन पे बेचा है, और उसको कोई लाभ या हानि नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं और उससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे 20 लॉस और 30% गेन और यहाँ पे 0, है ना। तो यहाँ से हमारा 3:2 हमारा आ गया CP का रेशियो। अब चूँकि क्या बोला है कि
प्रोडक्ट ए सोल्ड एट 15% लॉस, तो इसका 15% अगर 3 हम माने तो इसका 15% क्या होगा 0.45। ये अगर हम इसको x लिख दें, है ना, x लिख देते हैं, इसको भी x कर देते हैं, ये रेशियो मान लिए हैं, है ना। तो a का CP जो 3x है और b का 2x, तो 40 ये 0 इसका 15% लॉस हुआ है, a पे 15% लॉस हुआ है तो 0.45x हो गया, और इस पे जो है हमको 15% गेन हुआ है, 15% गेन हुआ है, और फिर ऐसा करने से इसको 6 मिलियन का नुकसान होता है ना। तो इसका हम 15% प्रॉफिट पे बेचें तो इसका 15% क्या होगा माइनस 0.30x, ऐसे ही होगा। और ये कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये लॉस, ये प्रॉफिट पे बेचा है, ये लॉस पे बेचा है ना, तो हमको लॉस हुआ है ना, इसको हम इसमें घटाएंगे तो लॉस ही होगा। लॉस किसके बराबर है 6 मिलियन के बराबर है, तो हमारा 0.15 यहाँ पे होगा ना, 0.15 x इक्वल्स टू 6, और तो हमारा x बराबर हो जाएगा 6/0.15, क्योंकि हमको बोला है इसका CP बताने 2 का 2x, तो b का क्योंकि पूछा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी, तो 2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको हम 0 हो जाएगा, 15 4 जा 60, तो 80 मिलियन हो जाएगा इसका आंसर, 80 मिलियन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0.15 x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर 600/0.15, और चूँकि हमको b का CP पूछा है ना, तो b का CP 2x है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 80 मिलियन जो है हमारा आ जाएगा आंसर। आया समझ में। अ सेल्समैन सेल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। अ सेल्समैन सेल्स टू काइंड्स ऑफ ट्राउज़र, कॉटन एंड वूलन। A pair of cotton trouser is sold at 30% profit and a pair of woolen trouser is sold at 50% profit. The salesman has calculated that if he sells 100% more woolen trousers than the cotton trousers, his overall profit will be 45%, है ना। तो हमको जो है यहाँ पे हमको बता दिया है कि यहाँ पे 2-3 चीज़ बताया है कि ये कॉटन और वूलन ट्राउज़र वो बेच रहा है ना, तो कॉटन ट्राउज़र वो 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और वूलन ट्राउज़र जो है वो 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है। और क्या बताया है कि द सेल्समैन हैज़ कैलकुलेटेड दैट इफ़ ही सेल्स 100% मोर वूलन ट्राउज़र, है ना, वो वूलन ट्राउज़र जो है वो 100% ज़्यादा बेचता है कॉटन ट्राउज़र से, है ना। तो हमको बता दिया है कि वो वूलन ट्राउज़र कितना बेचता है, तो यानी कि कॉटन ट्राउज़र जो है अगर वह 1 बेचता है तो वूलन ट्राउज़र वह 2 बेचता होगा। लेकिन यहाँ पे हमको CP नहीं पता है किसी का, है ना, तो CP जो है कॉटन ट्राउज़र का हम CP C ही मान लेते हैं, है ना, C मान लेते हैं या 10C मान लेते हैं, 10C मान लेते हैं, आसानी होगा। और इसका जो है हम 10C और इसका भी 10W एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ और क्या बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 45%, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर ये इसको कॉटन ट्राउज़र पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 13 होगा। ये प्रॉफिट अगर वो बेचेगा तो इसका ये SP कितना हो जाएगा 13C हो जाएगा, और इसका SP कितना हो जाएगा 15% प्रॉफिट पे बेचा है ये 50% प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये 15, अगर इसका 15% क्या होगा 5 होगा, तो 10 + 5 15 हो जाएगा, है ना। और ये इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे इसको 3C का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको 3C का प्रॉफिट हो रहा है,
है ना, 3C का। और 3C चूँकि यहाँ पे ये कॉटन जो है 1 बेच रहा है ना, तो 1 करेंगे, प्लस यहाँ पे इसको एक वूलन ट्राउज़र पे 5W का इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 5W का, चूँकि ये 2 बेचा है ना, तो 5W इंटू 2 करेंगे, ठीक है। और इसको जो है ऐसे करके जो है इसको ओवरऑल प्रॉफिट जो है 45% हो रहा है, तो 45 बाय 100 इंटू 10C प्लस ये इसका CP हो गया, और यहाँ पे इसका 10 इंटू 2 करेंगे तो 20W हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये 3C प्लस 10W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको अगर पॉइंट में अगर कर लें 0.45 हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा, 0.45 इंटू 10 करेंगे तो 4.5C हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम यहाँ पे 0.45 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9W हो जाएगा। अब ये 9W जो इधर आएगा तो W हो जाएगा, और ये जो है ये इधर आएगा तो 1.5C हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 ही लिख लेते हैं, तो W और C का क्या रेशियो होगा, यानी कि वूलन का कॉस्ट प्राइस और कॉटन का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10, है ना, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 ही हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3:2 हो गया, है ना। तो ये W और C का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर एक वूलन क्लॉथ का जो ये कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 हो गया, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो गया वूलन का कॉस्ट प्राइस, और 2 इंटू ये 10 इंटू 2 करेंगे तो कॉटन का कॉस्ट प्राइस जो एक कॉटन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो है सॉरी यहाँ पे वूलन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वूलन का एक वूलन पैंट ट्राउज़र का जो है कॉस्ट प्राइस 30 हो जाएगा, और एक कॉटन का कॉस्ट प्राइस जो है 20 हो जाएगा, है ना। अब जो है क्या बोला है, हाउएवर ही एंड अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउज़र, व्हाट विल बी हिज ओवरऑल प्रॉफिट। अब जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस बार वो 50% कॉटन जो है वो ज़्यादा बेच रहा है ना, ये वूलन ट्राउज़र से। तो 50% का मतलब क्या कि 50% 1/2, अगर जो है ये वूलन जो है ये 2 बेचता होगा तो ये 3 बेच रहा होगा कॉटन। चूँकि हमारा अब जो है CP हम यहाँ से निकाल लेंगे इस दोनों का, तो 60-60 दोनों का हो गया, 60 30, ये 3 इंटू 20 और 2 इंटू 30, 60 हो गया, है ना। तो इसका जो CP हो गया दोनों का। और अब जो है इसका हमको 30% इसको बेचा होगा, कॉटन को 30% प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 18, प्लस इसको 50% प्रॉफिट पे बेच रहा होगा, इसका 50% कितना होगा, 30 बाय 120, यही होगा कि नहीं। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 बाय 120 इंटू 100 होगा, तो 24 2 ज़ा 48, 24 5 ज़ा 120, और ये 20 बार में कट हो जाएगा तो 40%, यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये कॉटन और वूलन ट्राउज़र बेच रहा है ना। कॉटन को जो है वो 30% प्रॉफिट पे बेचता है और वूलन को 50% प्रॉफिट पे बेचता है ना। तो और हमारा और क्या बोलता है कि कॉटन जो है वो वूलन जो है वो कॉटन से 100% ज़्यादा बेच रहा है वो, है ना। तो हमको पता चल गया कॉटन कितना, वूलन ट्राउज़र कितना बेच रहा है और कॉटन कितना बेच रहा है। तो वूलन ट्राउज़र वो 2 बेच रहा है, तो कॉटन अगर वो 1 बेच रहा है, क्योंकि हमको प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो हमको दोनों का कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसका 10C एज्यूम कर लेते हैं, इसका 10W एज्यूम कर लेते हैं। तो कॉटन को 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना।
कॉटन को 30% प्रॉफिट बेच रहा है, तो इसका 30% 3 होगा, 3C। तो ये एक कॉटन का जो है सेलिंग प्राइस जो 13C हो जाएगा। उसी तरह एक वुलन को, जो वुलन ट्राउजर जो उसको 50% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 50% कितना होगा इसका, 5 होगा। तो एक वुलन ट्राउज़र का 15 हो जाएगा SP, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट कितना हुआ, 5W का। उसी तरह यहाँ पे प्रॉफिट जो है 3C का हुआ, क्योंकि कॉटन जो है वो 1 बेच रहा है, तो 3C × 1 किए, और वुलन जो है वो 2 बेच रहा है यहाँ पे, तो 5W × 2 किए, है ना। और ओवरऑल प्रॉफिट जो है हमारा 45% दिया हुआ है। तो 45%, चूँकि हम इसका 10C माने, इसका 20W एक का ये 2 बेच रहे हैं ये, तो इसका 20W हो गया CP, और ये 1 बेच रहे हैं तो इसका 10C हो गया। तो इसका हम 45%, इसका हम प्रॉफिट ओवरऑल दिया हुआ था, तो इसका 10 का 45% 4.5C हो जाएगा। उसी तरह 20W का 45% 9W हो जाएगा। और इधर जो है 3C और 10W है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वुलन और कॉटन पैंट का रेशियो निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा 3:2, है ना। 3:2 निकल गया। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको जो है ये, क्योंकि हम 10C माने थे और 10W माने थे, तो कॉटन का जो है कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, और वुलन ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस 30 हो गया, है ना। अब क्या बोला है कि ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउज़र देन वुलन ट्राउज़र, है ना। तो हमको बोला है कि अब जो है वो 50% कॉटन ज़्यादा बेच रहा है वुलन ट्राउज़र से। 50% ज़्यादा बेच रहा है, यानी 50% का 1/2 होता है। तो 2 अगर वो वुलन बेच रहा है तो 3 वो कॉटन बेच रहा है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉटन का CP हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वुलन का CP हो गया। तो दोनों का CP जो 120 के बराबर हो गया। ओवरऑल हमसे प्रॉफिट पूछा है, और इस पर जो है 30% प्रॉफिट, तो इसका 30% 18 हो गया, और इस पर जो है हमको 50% प्रॉफिट, तो इसका 50% 30 हो गया। तो 30 और 18 ऐड के 48/120, इसका हम कैलकुलेट किए तो हमारा 40% हमारा प्रॉफिट हो गया। यही आंसर है। आया समझ में। तो अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं, है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले रेशियो का हम थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं कि रेशियो आखिर है क्या। तो रेशियो जो है वो जब हम 2 क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में, है ना। जैसे A का वेट जो है और B का वेट, A का वेट अगर 40 kg है और B का वेट 45 kg है, तो इसका वेट का रेशियो क्या होगा। तो वेट का रेशियो जो है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। तो इसका इसका वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगर राम और श्याम का हाइट जो है, राम का हाइट जो है वो 55 राम का हाइट 155 सेंटीमीटर है, और इसका 165 सेंटीमीटर है ना। तो इसका हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका हाइट का रेशियो 31, और इसका 31 × 33 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका हाइट का रेशियो। उसी तरह और क्या, मतलब कि कोई ये एक दिन में इतना काम करता है ना, कोई एक दिन में 5 काम करता है, कोई एक दिन में 10 काम करता है, तो उसके एफिशिएंसी का रेशियो हमको पूछ देगा, है ना। तो इस तरीके से हम जो है जब एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो इसी को हम रेशियो कहते हैं, है ना। रेशियो अगर दो रेशियो है, अगर उसको हम जैसे A और B का रेशियो है 5:6, है ना। तो अगर रेशियो को जो है, अगर रेशियो में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उसी तरह सेम नंबर से अगर हम डिवाइड कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और क्या, रेशियो के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि
कंपाउंड रेशियो हम किसको कहते हैं? तो जब हम एक से ज़्यादा रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं, है ना। कंपाउंड रेशियो जो है, कंपाउंड रेशियो, जब हम एक से ज़्यादा रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4, 5, 7, 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 28/15, यही हमारा कंपाउंड रेशियो हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है एक डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है कि रेशियो का हम स्क्वायर कर दें, है ना। जैसे ए और बी का रेशियो जो है 4:5 है, तो ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? इसका 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 16:25, है ना। उसी तरह ट्रिप्लिकेट रेशियो भी होता है, ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो गया। है ना। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो जब हम यहाँ पे इसमें क्या होता है, क्यूब करते हैं, है ना। ए और बी रेशियो जो है उसी तरह जैसे 4:5 के रेशियो में है, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो ये क्या हो गया? 64, 125, है ना। उसी तरह सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ये बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, है ना। कभी कभार अगर ऐसे पूछ दिया बैंकिंग में, ऐसे बैंकिंग में नहीं पूछता है ना, लेकिन कभी कभार पूछ दे तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन, है ना। बस जानकारी के लिए हम आज के बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो में अब जैसे ए और बी जो है, सब डुप्लीकेट ए और बी जो है वो 16 और 25 के रेशियो में, तो इसका सब इसमें क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है ना। तो इसका जो है 16 रूट अंडर, इसका रूट अंडर 25, तो 4:5 हो जाएगा। ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। उसी तरह सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी होता है। इसमें क्या हो जाता है? क्यूब हो जाता है। ए और बी का रेशियो 26, वो 216, और इसका क्या हो गया? इसका 512 दे दिया, है ना। तो इसका ये सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाता है? क्यूब रूट हो जाता है, तो इसका 216 क्यूब रूट 512, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:4 हो जाएगा, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे हम, 3:4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब हम अब जैसे कि कभी कभी ये दो रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए और बी का रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है? 4:2 दे दिया है, या 4:3 कर देते हैं, 4:3 कर देते हैं। और इधर जो है और बी और सी का रेशियो दे दिया है हमारा 7:8 दे दिया है ना। तो ए और ए बी सी के बीच में रेशियो देखना है हमको, निकालना है ए बी सी के बीच में क्या रेशियो है। तो हम जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि ए बी और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम जो यहाँ पे क्या है, बी कॉमन है, तो इस वाले बी को जो है हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला बी जो है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला जो बी है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ उससे क्या हो जाएगा कि बी जो है दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 28, 21 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 21 और 24 हो जाएगा। तो अब जो है हमारा बी दोनों जगह कॉमन हो गया, तो ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 28, 21 और 24, ए बी सी का यही रेशियो हो जाएगा, है ना। छोटा मोटा चीज़ है। अब हम प्रोपोर्शन समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो रेशियो के बीच में इक्वलिटी होती है ना, समानता होता है। जैसे कि मतलब कि ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो अगर सी और डी का हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी
जो है वो प्रोपोर्शनेट हैं, जैसे कि ए और बी जो है वो 1:2 के रेशियो में है और सी और डी जो है वो 7:14 के रेशियो में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो प्रोपोर्शनेट है ना, क्योंकि ए और बी का भी रेशियो जो है वही रेशियो सी और डी का भी है ना, दोनों रेशियो के बीच में इक्वलिटी है ना। तो ये जो है ये ए बी सी डी जो है ये प्रोपोर्शनेट है। और ये दो रेशियो अगर ये मतलब कि 4 रेशियो अगर दिया हुआ है, जैसे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और सी और डी का रेशियो दिया हुआ है, इसका एक और तरीका है कि वो प्रोपोर्शनेट है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम जो है इसके ये 1 और 14 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों बराबर होगा, है ना। यानी कि 1 और 14 को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, है ना, एक्सट्रीम्स। और 2 और 7 को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में है तो इसको हम बोलते हैं मीन्स, है ना, मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। ये चेक करने का भी तरीका है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 होगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14 होगा। तो ये हमारा ये ए बी सी डी जो है ये प्रोपोर्शनेट है ना। अब इसमें जो है एक टर्म आता है मीन प्रोपोर्शन। क्या आता है, मीन प्रोपोर्शन। ये कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोपोर्शन। हमको तीन जैसे मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है, तो हमको बोल दिया क्या कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी, है ना। तो चूँकि ये प्रोपोर्शनेट है तो A:B जो है वो इक्वल होगा B:C के, है ना। तो अब जो है ये जो प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो क्या होता है, ये इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं 4 डॉट से, है ना। तो A B का जो रेशियो है वो B और C के बराबर होगा। तो अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स, और उसी तरह हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे B² जो है वो AC के बराबर होगा, है ना। तो B बराबर √AC हो जाएगा, है ना। हमको बोल देगा कि इसमें जो है 2 वैल्यू दे देगा, है ना, A और C का वैल्यू दे देगा, हमको बोलेगा इसका मीन प्रोपोर्शन बताने, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A B प्रोपोर्शनल का साइन देंगे B और C, तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा B², इसका फॉर्मूला भी B² इक्वल्स टू B², चूँकि मीन का प्रोडक्ट है और A और C जो है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है, तो हमको B निकालना है, यानी मीन वैल्यू निकालना है इसका, है ना, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, √AC, है ना। तो यही हमारा फॉर्मूला भी हो गया, ये इसको याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी है ना। हम कॉन्सेप्ट कैसे समझाए थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उसके बाद जो है हम अगर इसको एज्यूम कर लें, ये B को जो है हम इसको मीन प्रोपोर्शन अगर एज्यूम कर लें तो B² जो है वो AC के बराबर होगा और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, √AC हो जाएगा। उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन बोल देगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने बोल देगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी A और B का थर्ड प्रोपोर्शन, तो A:B B:X, है ना, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो B² वो किसके बराबर होगा, AX के बराबर होगा,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई, है ना, यही हमारा फॉर्मूला हो गया, यही थर्ड प्रोपोर्शन का हो गया, है ना। बस हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हमको जो बोला जा रहा है, यानी मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो मीन प्रोपोर्शन निकाल ले रहे हैं, हमको थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है तो यहाँ से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। हमको ये चीज़ अगर पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। हमको बस ये याद रखना है, ये चीज़। तो हम जो है आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। ये कुछ बेसिक्स था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसके बाद जो है हम अब क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।